ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अतीक हत्याकांड से जुड़ी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ ने अब अपना पूरा जोर अतीक अहमद और अशरफ की बहन आयशा नूरी को पकड़ने में लगा दिया है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक आयशा नूरी ही यूपी एसटीएफ को अतीक की पत्नी शाइस्ता तक पहुंचा सकती है। अतीक और अशरफ की बहन आयशा उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और वो भी फरार चल रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता भी आयशा नूरी के साथ ही मौजूद है और दोनों के प्रयागराज के कछार में छिपे होने की खबर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन दोनों के साथ उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर भी है, जो उन्हें पुलिस से बचाने में जी जान से जुटा है। मतलब यूपी एसटीएफ की टीम अतीक की बहन आयशा नूरी के जरिए शाइस्ता परवीन तक पहुंचने की कोशिश में है, जो करीब 40 दिन से पुलिस को छका रही है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आयशा नूरी ही शाइस्ता तक पहुंचने का रास्ता बन सकती है, क्योंकि मेरठ से लेकर प्रयागराज तक उसके हर कदम पर पूरी नजर रखी जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फरार आयशा नूरी को पकड़ने का पूरा जाल तैयार हो चुका है, क्योंकि अतीक, अशरफ, शाइस्ता, असद और गुड्डू मुस्लिम के बाद आयशा नूरी ही वो किरदार है जो पुलिस के रडार पर रही है। सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से पुलिस ने आयशा नूरी पर भी नजरें गड़ा रखी थी और अब पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि वो शाइस्ता के साथ प्रयागराज के कछार इलाके में छिपी हो सकती है। मतलब ये कि अगर आयशा नूरी हाथ लगी तो शाइस्ता भी पुलिस के शिकंजे में आ जाएगी, क्योंकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि आयशा नूरी और शाइस्ता पश्चिम बंगाल भागने की फिराक में है। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर भी उनके साथ साए की तरह चल रहा है। इसके अलावा आयशा नूरी और शाइस्ता परवीन के साथ 6 से 7 महिलाएं बुर्का पहनकर हर वक्त मौजूद रहती हैं, ताकि दोनों की पहचान छिपी रहे और वो पुलिस से बचकर आसानी से निकल सके। यही नहीं, पुलिस सूत्रों का कहना है कि यूपी एसटीएफ की टीम को चकमा देने के लिए शाइस्ता और आयशा लगातार लोकेशन बदल रही हैं। मतलब वो एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं ठहर रही। और इसके अलावा पुलिस से बचने के लिए दोनों लगातार अपना फोन नंबर भी बदल रही हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आयशा नूरी का घर उत्तर प्रदेश के मेरठ में है और उसके पति का नाम डॉक्टर अखलाक है, जहां उमेश पाल की हत्या करने के बाद गुड्डू मुस्लिम और अतीक का बेटा असद पहुंचा था। पुलिस को आयशा नूरी के घर का एक सीसीटीवी वीडियो भी मिला था, जिसमें गुड्डू मुस्लिम और डॉक्टर अखलाक एक दूसरे के गले मिलते दिखे थे। अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक यहां पर रहते थे, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये वीडियो तब का है जब पूरे यूपी में गुड्डू मुस्लिम और असद की तलाश की जा रही थी, लेकिन आरोप है कि आयशा नूरी ने न सिर्फ छिपने में गुड्डू और असद की मदद की, बल्कि उन्हें पैसे भी दिए थे। मतलब आयशा नूरी ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद असद और गुड्डू को अपने घर में पनाह दी थी। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि मेरठ में आयशा नूरी के घर पर दोनों कुछ दिन ठहरे थे और यहीं से गुड्डू मुस्लिम और असद की राहें अलग हो गई थी। यानी आयशा के घर पर दोनों पुलिस से बचने के लिए एक साथ छिपे हुए थे। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक मेरठ से निकलने के बाद गुड्डू मुस्लिम राजस्थान के अजमेर पहुंच गया और असद आगरा चला गया था। सूत्रों से मिली जानकारी ये भी बताती है कि गुड्डू मुस्लिम किसी प्लानिंग के तहत असद से अलग नहीं हुआ, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए उसने असद का साथ छोड़ा था, क्योंकि उसे इस बात का डर सताने लगा था कि असद के चक्कर में वो भी मारा जाएगा। और इसी वजह से गुड्डू मुस्लिम ने असद के साथ से किनारा कर लिया था। सूत्रों का कहना है कि इसके बाद अतीक ने गुलाम को असद के साथ रहने की जिम्मेदारी दे दी थी, लेकिन 13 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के झांसी में यूपी एसटीएफ ने असद और गुलाम का एनकाउंटर कर दिया। जबकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि आयशा नूरी की बेटी से असद की शादी होने वाली थी, दोनों की सगाई तक हो चुकी थी, लेकिन 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या होने के बाद सब कुछ बदल गया। और जब हत्या का आरोप अतीक अहमद के परिवार पर लगा, तब आयशा ने ही मोर्चा संभाला और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों को नकार दिया था। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड में शामिल कई शूटरों को आयशा ने भगाने में मदद की थी। यहाँ तक कि जब उमेश पाल अपहरण केस में अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था, वो पूरे रास्ते साए की तरह पुलिस काफिले के पीछे चल रही थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अतीक ने आयशा नूरी और उसके पति डॉक्टर अखलाक को हमेशा पैसों से मदद की और इसी वजह से अतीक और उसके बेटे पुलिस से बचने के लिए उसके घर पहुंचते थे। उधर पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल से फोन के जरिए बिल्डरों और कारोबारियों से पैसों की उगाही करता था। अतीक अहमद के व्हाट्सएप चैट से जेल से चल रहे उगाही के इस धंधे से पर्दा उठा। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि कुछ दिन पहले साबरमती जेल से अतीक ने मोहम्मद मुस्लिम नाम के बिल्डर से 5 करोड़ रुपए मांगे थे। पैसे नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिससे डरकर बिल्डर ने अतीक के बेटे असद को 80 लाख रुपए दिए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस रकम का इस्तेमाल 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के लिए किया गया था। सूत्रों का यह भी कहना है कि अतीक ने प्रयागराज के बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज लिखा था, जिसमें उसने साफ किया था कि उसके लड़के न तो डॉक्टर बनेंगे और न ही वकील। बिल्डर को धमकाते हुए उसने ये भी लिखा कि सिर्फ हिसाब होना बाकी है, जिसे वो बेहद जल्द शुरू कर देगा। मतलब अतीक ने बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को यह धमकी दी थी कि अगर उसने 5 करोड़ रुपए की रकम नहीं दी तो उसका हिसाब कर दिया जाएगा, मतलब उसे जान से मार दिया जाएगा। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक ने व्हाट्सएप से भेजे गए अपने मैसेज में ईडी का भी जिक्र किया था।
बिल्डर पर दबाव बनाने के लिए उसने ये भी लिखा था कि उसे पैसों की जरूरत है और वो फौरन असद को पैसे दे दे। अतीक अहमद ने व्हाट्सएप मैसेज के आखिर में ये लिखा कि वो अभी मरने वाला नहीं है, वो कसरत करने के साथ दौड़ता भी है। और तो और उसने बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को गुजरात की साबरमती जेल में आकर मिलने के लिए भी कहा था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अतीक अहमद इसी साल जनवरी से लगातार मोहम्मद मुस्लिम को धमकी दे रहा था और पैसे देने के लिए उस पर दबाव बना रहा था, जिससे बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम काफी परेशान था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इससे पहले भी अतीक उससे पैसों की वसूली करता था, जिसकी वजह से मोहम्मद मुस्लिम 2007 में प्रयागराज छोड़कर लखनऊ आ गया था। लेकिन शहर बदलने के बाद भी अतीक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सूत्रों का दावा है कि अतीक की जेल से धमकी और मैसेज मिलने के बाद मोहम्मद मुस्लिम काफी डर गया था और इसीलिए उसने जान बचाने के लिए अतीक के बेटे असद को 80 लाख रुपए दिए थे। अतीक के इस व्हाट्सएप चैट से ये पता चलता है कि यूपी पुलिस और ईडी के एक्शन से वो कितना डरा हुआ था। पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि अतीक बिल्डरों और कारोबारियों से चुनाव टैक्स वसूलता था, जिसके लिए गुलाबी और सफेद पर्ची जारी की जाती थी। गुलाबी पर्ची का रेट 3 लाख से लेकर 5 लाख तक होता था, जबकि सफेद पर्ची का 5 लाख से ऊपर का रेट था। मतलब जेल में रहकर भी अतीक वसूली का धंधा चला रहा था। इस बीच यूपी में माफिया सरगनाओं के खिलाफ योगी सरकार ने एक्शन की तैयारी कर ली। उन्होंने 61 गैंगस्टरों के नाम की एक लिस्ट बनाई, जिन पर योगी सरकार गैंगस्टर अतीक अहमद की तरह ताबड़तोड़ एक्शन की तैयारी में है, ताकि यूपी को अपराध मुक्त बनाया जा सके। योगी सरकार ने इस लिस्ट में शराब से लेकर खनन, पशु और वन माफिया सरगनाओं के नाम शामिल किए। उधर इजरायल ने एक बार फिर दोहराया कि वो ईरान के खिलाफ लड़ता रहेगा और हर कीमत पर उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकेगा। इजरायल का यह बयान ऐसे समय आया जब ईरान ने इजरायल को अकेला करने की मुहिम छेड़ रखी है और मुस्लिम देशों को एक करने में जुटा है, जिसके लिए वो ना तो पुरानी दुश्मनी याद रख रहा है, ना ही शिया सुन्नी विवाद, क्योंकि ईरान के लिए इजरायल से दुश्मनी हर दुश्मनी से ऊपर है। ईरान की इन सारी कोशिशों की खबर इजरायल तक भी पहुंची और नेतन्याहू ने उसे वैसा ही जवाब दिया जैसी उनसे उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने 2 टूक कह दिया कि इजरायल ईरान के परमाणु हथियारों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। जिसका मतलब यह हुआ कि इजरायल को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ईरान उसके खिलाफ मुस्लिम देशों का मोर्चा बना रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले यह दावा खुद इजरायल नहीं किया था और ईरान और पाकिस्तान के बीच फोन पर बातचीत का दावा किया था। रही बात सऊदी अरब और यूएई की, तो ईरान इन दोनों देशों का फिर से दोस्त बन चुका है। तुर्की, बहरीन और कतर भी मुस्लिम देशों के मोर्चे में शामिल होने की राह पर चल पड़े हैं। यानी ईरान इजरायल के खिलाफ मोर्चेबंदी में कामयाब हो रहा है और ये सब केवल और केवल अल अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा की वजह से मुमकिन हुआ, क्योंकि इस घटना ने ईरान को बैठे बैठाए इजरायल को घेरने का मौका दे दिया और उसने ये मौका भुनाने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया और इस मामले को यहूदी और मुस्लिमों के झगड़े में बदलने की कोशिश की और इसे मुस्लिमों के वजूद की लड़ाई बताने लगा, क्योंकि इजरायल के 3 पड़ोसी सीरिया, लेबनान और जॉर्डन मुस्लिम देश हैं। इसके अलावा ईरान अपने पड़ोसी देशों तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी इजरायल के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश में है। खाड़ी देश यूएई और सऊदी अरब के साथ भी ईरान ने अपना रिश्ता सुधार लिया, लेकिन इजरायल पर ईरान की कोशिशों का कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा वो दुगनी ताकत से ईरान को रोकने की तैयारी में जुट गया और नेतन्याहू ने दुनिया के सामने डंके की चोट पर ईरान को धमकी दे दी और उसे यह बताया कि इजरायल की ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नजर है, जिसे वो बर्बाद करके मानेगा। इधर ईरान ने अपनी सबसे आधुनिक एंटी टैंक मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा किया। ईरान का मानना है कि उसकी ये मिसाइल मजबूत से मजबूत टैंकों के लिए काल साबित होगी, क्योंकि सदीद 365 नाम की ये एंटी टैंक मिसाइल एक ही झटके में उन्हें तबाह करने की ताकत रखती है। ईरान का दावा है कि ये मिसाइल अमेरिका की जैवलिन मिसाइल से भी ज्यादा घातक है। इसके परीक्षण का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें एक टैंक के ऊपर लगे लॉन्चर से निकली मिसाइल ने हवा की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ उड़ान भरी। महज कुछ सेकंड में इसने कई किलोमीटर की दूरी तय की और निशाने पर मौजूद टैंक पर एकदम सटीक वार किया और उसे पलक झपकते ही तबाह कर दिया। ईरान इस बैलिस्टिक मिसाइल को लंबे वक्त से तैयार कर रहा था, जिसकी खासियत अपने टारगेट पर एकदम सटीक निशाना लगाकर उसे बर्बाद करना है। ईरान का दावा है कि यह मिसाइल 8 किलोमीटर के दायरे में तबाही मचा सकती है। सीधे जाकर यह टैंक के ऊपरी हिस्से पर वार करती है, जो टैंक का सबसे कमजोर हिस्सा माना जाता है। ईरान का दावा तो यह तक है कि सदीद 365 बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। ईरान के मुताबिक परीक्षण के दौरान इस मिसाइल ने रडार की पकड़ से बचकर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया, इसलिए ये ईरान की अब तक की सबसे घातक मिसाइल मानी जा रही है।